हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीपीए क्लासेस। और आज हम फिर से अपना हिस्ट्री का लेक्चर जो सेकंड चैप्टर था वो करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो कल हमने पढ़ लिया था मौर्य साम्राज्य की हमने बात की थी। कल जो मौर्य साम्राज्य था ना, मगध के साथ था, जो था हमारा मौर्य साम्राज्य का उदय होने लग गया था धीरे धीरे। और मगध साम्राज्य में जो मगध वाला जो एरिया था उसमें हमारा मौर्य साम्राज्य के साथ साथ अलग अलग राजवंश धीरे धीरे आने चालू हो गए थे। तो आज हम जानेंगे, कल हमने जाना कि जो अशोक था, अशोक ने सबसे पहले धम्म के सिद्धांत को लागू करवाया था। ठीक है ना। तो आज हम उसी के आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा इतिहास का पार्ट 2 ही रहने वाला है। ठीक है ना। ये हमारा पार्ट 2 ही रहने वाला है। अभी आरंभिक समाज की हम बात कर रहे थे। आरंभिक आरंभिक समाज की बात कर रहे थे तथा अर्थव्यवस्था जो चैप्टर है। ठीक है ना। ये थोड़ा सा लंबा सा चैप्टर है, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है। आप समझ जाएंगे। बाकी मैं लाइन टू लाइन टॉपिक टू टॉपिक वाइज चल रहा हूँ इस चैप्टर, एनसीईआरटी जो चैप्टर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो कल हमने पढ़ा इसके बारे में। कल हमने पढ़ा अशोक का धम्म सिद्धांत। ठीक है ना। अशोक का धम्म सिद्धांत। अशोक का धम्म सिद्धांत। ठीक है। तो कल हमने अशोक का धम्म सिद्धांत पढ़ा। इस धम्म सिद्धांत जो था ना, ये धम्म का सिद्धांत बहुत ही साधारण सा था। इसे कोई भी अप्लाई कर सकता था, कोई भी इसे अपना सकता था। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या था, जो बड़े होते हैं ना, बड़ों के प्रति आदर करना, जो ब्राह्मण होते हैं उनके प्रति उदारता दिखाना, जो हमारे लिए शिल्पी होते हैं, जो दास होते हैं, उन सबके प्रति नरम व्यवहार करना, और अपने अपने साथ साथ दूसरों के जो धर्म है, परंपरा है, प्रथा है, उन सभी का सम्मान करना। ये बहुत ही आसान सा एक धर्म का सिद्धांत था जो अशोक ने अपनाया था, और ये कोई भी अपना सकता था। ठीक है ना। और ऐसा मानना था कि धर्म के सिद्धांत के अकॉर्डिंग मानना था कि इस धर्म के अलावा, मतलब इस जन्म के बाद दूसरे जो जन्म है उसमें भी क्या मिल सकता है, हमें अच्छी तरीके से जीवन मिल सकता है। इसीलिए ये इस जीवन के साथ जो अगले जो जन्म है, पुनर्जन्म की जो कल्पना है, उसमें भी जीवन बेहतर की कल्पना की गई थी धम्म के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। तो कल हमने ये पढ़ लिया धम्म के सिद्धांत। आज हम पढ़ने वाले मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है ना। तो आज हम जानने वाले मौर्य साम्राज्य के बारे में, कि जो मौर्य साम्राज्य के बारे में मैंने बताया था कल। मौर्य साम्राज्य का मैंने प्रारंभिक परिचय दे दिया था, किस तरीके से मौर्य जो साम्राज्य का हमारा उद्भव हुआ था मगध वाले एरिया में। ठीक है ना। तो आज कल हमने इसको जान लिया। आज हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य में प्रशासन किस तरीके से चलता था। ठीक है ना। ठीक है। मौर्य साम्राज्य क्या था, पूरा का पूरा जो हमारा जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट था, जो भारतीय उपमहाद्वीप था, अगर हम बात कर ले ऐसे यहाँ से लेके इधर तक, तो ये जो इधर वाला जो एरिया था ना, पूरा का पूरा जो पश्चिमोत्तर जो सीमा प्रांत था, पाकिस्तान वाला जो एरिया, अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर, अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर और इधर हमारा ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश का जो तटवर्ती वाला ये जो इलाका था, भारत का अगर हम ये प्रायद्वीप वाला एरिया देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा का जो तटवर्ती राज्य है, कलिंग वाला, यहाँ से लेके यहाँ इतना तक ये मौर्य साम्राज्य से फैला हुआ था। ठीक है ना। इस पूरे पूरे एरिया पे मौर्य साम्राज्य रूल करता था। ठीक है ना। तो क्या इतने बड़े साम्राज्य पे किस तरीके से शासन चलाया जाता था, क्या प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी चलाने की, क्या सभी जगह पर एक जैसे ही नियम कानून लागू होते होंगे, तो उसी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या था ना, इस साम्राज्य का प्रशासन कैसे चलाया जाता था। ठीक है ना। मगध का जो प्रशासन था, मगध का जो प्रशासन चलाया जाता था, मगध का जो प्रशासन चलाया जाता था, तो इसके लिए मेरे 5 राजनीतिक केंद्र थे। क्या थे? 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र के माध्यम से मगध का प्रशासन चलाया जाता था, जिसमें एक तो हमारा राजधानी था पाटलिपुत्र, वो शामिल था। उसके अलावा 4 प्रांतीय केंद्र थे, जिसमें उज्जैनी उज्जैनी थी, तोसली थी, सुवर्णगिरी थी, और एक अपना कौन सा था, तक्षशिला। तक्षशिला। ठीक है। तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली, सुवर्णगिरी। ठीक है। तो ये चारों के चारों क्या थे, प्रांतीय केंद्र थे, और इनके माध्यम से प्रशासन चलाया जाता था। ये केंद्र जो होते हैं राजनीतिक केंद्र, इनका जो चुनाव है बहुत ही सोच समझकर अच्छे तरीके से किया जाता है। ये जो 5 राजनीतिक केंद्र थे ना, एक तो हमारा पाटलिपुत्र था, ये तो राजधानी ही थी बिल्कुल। ठीक है ना। ये पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। ठीक है ना। इस पाटलिपुत्र को जो पटना, आजकल इसे पटना के नाम से जानते हैं, और इसको उदयन उदयन जो था, ये हर्यक वंश का शासक था, अजात शत्रु का पुत्र था, और उसको दूसरा पितृहंता कहा जाता, अपने पिता की हत्या करने वाला। ठीक है ना। इसने चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, और ये पाटलिपुत्र जो है ये किलों से घिरा हुआ राजधानी था। ठीक है ना। उसके अलावा एक हमारा पाटलिपुत्र था, 4 राजनीतिक केंद्र और थे। एक था हमारा तक्षशिला जो पाकिस्तान वाला, एक उज्जैनी था, और एक हमारा तोसली, और एक हमारा सुवर्णगिरी। हालांकि क्या था, ये कर्नाटक में सोने की जो खदान होती है उसके लिए फेमस था।
उज्जैनी, तोसली, ये सारे के सारे क्या थे, लंबी व्यापारिक मार्ग पर बसे हुए शहर थे। यहाँ से व्यापार में फायदा होता था। स्वर्णगिरी सोने के पहाड़ियों के लिए फेमस थी। सब जो राजनीतिक केंद्र है, इन सबका चुनाव बड़े ही सोच समझ के किया गया था, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था को आसानी से चलाया जा सके। इसके अलावा भी ये राजधानी से ये अलग अलग राज्यों में जाने में, इतने बड़े इलाके पर रूल करना था, जिसमें क्या था कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में महीनों लग जाते थे, हफ्तों का समय लग जाता था। इसके लिए क्या किया गया था ना, अलग तरीके से व्यवस्था किया गया था। बहुत ही कुशल प्रशासनिक व्यवस्था था, ठीक है ना। हालांकि सबसे बढ़िया प्रकार की जो व्यवस्था कहाँ पे रही होगी, जो प्रशासन सबसे बढ़िया देखने को मिलेगा अपना कहाँ पे, जो राजधानी हमारा पाटलिपुत्र है और उसके आसपास वाला जो इलाका है, वहां पे बहुत ही बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया वही देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी जो दूर दराज के जो इलाके थे, इन सब में ना एक जैसे ही हमें संकेत मिलते हैं प्रशासन के, ठीक है ना। तो इन सारी व्यवस्थाओं को करने के अलावा किस प्रकार से किया गया था, तो इसमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में, संदेश लाने में, पहुंचाने में बहुत महीने लग जाते थे, हफ्तों लग जाते थे। तो इसीलिए क्या था, और ये जाना आना जो है ना व्यापारिक मार्ग था, व्यापारिक मार्ग पे लगा हुआ था। और ये भूमि के साथ साथ, ठीक है ना, भूमि मार्गों के साथ साथ कहते हैं नदी मार्गों से भी ये आवागमन होता रहता था। और इसके लिए मेगास्थनीज ने ना कुछ उप समितियां बनाई है, ताकि इन सबका संचालन कर सके, ठीक है ना। तो मेगास्थनीज ने एक समिति, मेगास्थनीज ने मेगास्थनीज वही है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, कि यूनानी राजदूत, और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, ठीक है ना। तो इसने एक समिति और 6 उप समिति, कितने, 6 उप समिति, ठीक है ना। इसने मेगास्थनीज ने एक समिति और 6 उप समिति के माध्यम से इसमें जो सेना का जो संचालन है उसको बताया, ठीक है। तो ये 6 उप समितियों में क्या था, एक अपना एक अश्व का, यानी कि जो घोड़ा होता है, घोड़े का संचालन करने वाला था। एक हमारा यातायात तो खान पान की व्यवस्था का संचालन करने वाला, इसी प्रकार रथ रोही थे, पैदल थे, ठीक है ना, यातायात। इस तरीके से 6 वो अपने वो थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका संचालन किया जाता था। उसके अलावा जो ये मौर्य साम्राज्य था ना, ये यहाँ से इतना बड़ा तो था, लेकिन ये साम्राज्य जो था ना, धीरे धीरे क्या होने लगा, ये भारतीय उपमहाद्वीप में इतना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन इस साम्राज्य की सबसे बड़ी कमियां क्या थी, ये साम्राज्य था ना पूरी तरीके से दक्षिण वाले इलाके तक फैल नहीं पाया था, ठीक है ना। ये इस साम्राज्य की हानियां थी, पूरी तरीके से दक्षिण वाले इलाके में कब्जा नहीं कर पाया था। ये मात्र भारतीय उपमहाद्वीप में 150 साल तक चल पाया था, जो कि कोई एक राजनीतिक बड़े इतिहास में कोई बड़ा काल नहीं है। और इसके अलावा भी इस सीमा जो देख रहे हैं ना आप, इस सीमा के अंदर में जितने भी हमारी ये व्यवस्था थी, क्षेत्र था, क्या इन सभी क्षेत्रों पर एक जैसा शासन रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि राजधानी और उसके आसपास वाला जो इलाका था, वहां पे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण था, अच्छी तरीके से रखा जाता था। इसके अलावा इस सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी इलाकों में एक जैसा व्यवस्था नहीं था। तो ये सबसे बड़ी इसकी कमियां थी। दक्षिण के इलाकों में कब्जा नहीं कर पाई, दक्षिण के इलाकों में मौर्य साम्राज्य फैल नहीं पाया था। और उपमहाद्वीप के इतिहास में 150 साल तक चले ये साम्राज्य था। इसलिए ये एक तरीके से इस साम्राज्य की हानियां कह सकते हैं, कमियां कह सकते हैं मौर्य समाज, ठीक है ना। तो मौर्य साम्राज्य का हमने प्रशासन देखा, और इसके बाद हम जो नया टॉपिक उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, अशोक का धर्म सिद्धांत जो ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेंगे एक बार। आगे का जो हम टॉपिक उसको जानते हैं अच्छे से, राजधर्म के नवीन सिद्धांत, के नवीन सिद्धांत, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ ना, कि जब मौर्य साम्राज्य का जब अंत हो गया, पहले दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते तो क्या हो गया ना, देश के अलग अलग भागों में, नए नए रजवाड़े शासक आने लगे, उत्पन्न होने लगे, ठीक है ना, इनका विकास होने लगा। तो जैसे दक्षिण वाला जो एरिया अपना, ये वाला जो दक्षिण एरिया, ये मिलिए अपना केरला वाला इलाका, ये तमिलनाडु वाला इलाका, और ये अपना जो आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, ठीक है ना। इस पूरे संयुक्त को मिला के हम तमिलकम कहते हैं। क्या कहते हैं, तमिलकम, ठीक है। ये वाला जो एरिया है अपना, केरला वाला हो गया, तमिलनाडु वाला हो गया, आंध्र प्रदेश वाला हो गया, इस एरिया को तमिलकम कहते हैं। और इस क्षेत्र में जब मौर्य साम्राज्य का जब पतन हो गया 150 शासन के पश्चात, तो उसके बाद दक्षिण के क्षेत्र में नए नए सरदार और सरदारियों का उदय होने लगा। मैं बताता हूँ आपको सरदार क्या होता है, ठीक है ना। सरदार तथा सरदारियां, सरदारी, सरदार हालांकि एक व्यक्ति होता था जो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता था, ठीक है ना। और सरदार के अंतर्गत आने वाली जो भूमि थी उसे सरदारी कहते थे।
सरदार जो होता था एक महत्वपूर्ण राजा की तरह ही होता था दक्षिण वाले इलाकों में, और उसके अंतर्गत आने वाली जो भूमि होती थी, जमीन होती थी, तो सरदारी कहते थे। ठीक है ना? इस सरदार का जो पद है वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी हो सकता था। इस सरदार जो है ना अपने ही लोगों से भेंट लेता था और अपने ही लोगों को सेना समर्थक के रूप में रखता था, और अपने जो समर्थक है उसमें ये दान को बांट दिया करता था। ठीक है ना? ये राजा से कैसे भिन्न था? ये जो सरदारी होती है ना, जो ये सरदारी, राजा जो होते तो टैक्स लिया करते थे और सरदार जो होता तो भेंट लिया करते थे। ठीक है ना? राजा का जो एक प्रशासन था, एक क्षेत्र था, एक राज्य था, उसके अंतर्गत जो सेना होता है, वो अधिकारी होती है, उसकी नियुक्ति स्थायी रूप से की जाती थी। जबकि ये सरदारी थी, ये समृद्ध था, समृद्ध भूखंड था, लेकिन ये स्थायी नहीं था। यहाँ पर रहने वाली जो सेना है, अधिकारी, वो स्थायी नहीं है। ठीक है ना? वो कम समय के लिए होते थे, स्थायी नहीं होते थे, ये राजा वाले उसके तुलना में। ठीक है ना? तो इस सरदार और सरदारियों का उदय होने लगा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते दक्षिण के क्षेत्र में। इन सब के बारे में हमें जो है ना तमिल जो ग्रंथ है, संगम ग्रंथ, उनके माध्यम से मिलता है, और उन्हीं के साथ साथ इसी समय में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी एडी के बीच में इन्हीं समय के दौरान हमारा जो भारत की जो पश्चिम वाला इलाका है, मध्य वाला इलाका और उत्तर पश्चिम वाला इलाका, इन इलाकों पर मध्य एशिया से आने वाले जो शक शासक और सातवाहन शासक वो भी शासन करते हैं। तो उनके बारे में भी हम इन्हीं के माध्यम से पता चलता है, जो तमिल काव्य है, संगम ग्रंथ है, उनके माध्यम से। और ये लोग व्यापारी करते थे, लंबे लंबे दूरियों पे व्यापार करते थे, उसके माध्यम से राजस्व जुटाते थे। ये जो दक्षिण के जो राजा वगैरह है, ठीक है ना, तीन अलग अलग तरीके से राजधर्म जो है नए नए तरीके से चोल चेर पांडे, ठीक है ना, चोल चेर पांडे का उदय हुआ था। ठीक है, ये हमारा ये चोल हुआ था, ठीक है ना, चोल हो गया, इधर अपना चेर हो गया, ठीक है, और इधर अपना पांडे, पांडे, ठीक है ना। ये सरदारी थी, चोल चेर पांडे तीनों के तीनों सरदारी थे। चोल और ये पांडे, ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है, इसके दक्षिण और उत्तर वाला एरिया में फैला था, और चेर जो है ये अपना ये केरला वाला रीजन है, वहां पे आया था, ये सरदारी उत्पन्न हुआ था। ये सारी जो सरदारियां समृद्ध थे, धनी थे और स्थायी नहीं थे, यहाँ के सेना अधिकारी सब स्थायी नहीं थे, ठीक है ना, और ये भेंट लिया करते थे कर के बजाय, ठीक है ना। ठीक तरीके से क्या हुआ, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते अपना इस तरीके का ढांचा बदल गया था मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद। इसके बाद हम आगे देखते हैं अपना जो टॉपिक है, ठीक है। क्या हुआ ना, इसी समय जो राजा लोग है ना अपनी स्थिति को बढ़ाने की सोचने लगते हैं। राजा लोग जो अपनी स्थिति को बढ़ाने की सोचते हैं, ठीक है ना। तो राजा लोग अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, दैविक राजा, एक टॉपिक है दैविक राजा। दैविक राजा से क्या समझ में आता है, दैविक का अर्थ है देवता, देवता, ठीक है ना। दैविक का अर्थ है देवता, यानी कि देवता जैसा राजा, यानी कि राजा ने अपने आप को ना देवता के समान समझने लगा, ठीक है ना। ये क्या कारण था, देखो राजा जो है ना अपनी छवि को, अपने इमेज को इमर्ज करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, और इसके लिए उसका एक मेन जो कारण है, जो एक तरीका है जुड़ने का, बढ़ने का, वो है देवी देवता से जुड़ना, ठीक है ना। जो लोगों द्वारा जो विभिन्न देवी देवताओं को जो माना जाता है, उन देवी देवताओं के मतलब आराधना में लग जाना, जुड़ जाना, इससे राजा की जो छवि हुआ करती थी ना, इमेज, वो बढ़ जाती थी, ठीक है ना। और इस माध्यम से राजा दिखाना चाहते थे कि वो महान है, देवताओं के तुल्य है। और इसका सबसे अच्छा जो प्रमाण है वो कुषाण शासक, ठीक है ना। इसका सबसे अच्छा जो प्रमाण है वो कुषाण शासक के माध्यम से बताया जा सकता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के मथुरा के एक माठ, एक देवस्थान, एक मंदिर के पास में एक कुषाण शासक की प्रतिमा दिखाई देती है। वो भगवान के साथ लगाइए, इसका अर्थ ये कि देव तुल्य दिखाते अपने आप को। ये कुषाण शासक अपने आप को देवपुत्र कहते थे, देवपुत्र। कुषाण शासक अपने आप को देवपुत्र कहते थे। वो एक तरीके से कहा जाता है कि चीनी जो शासक थे उससे प्रेरित थे। चीनी शासक अपने आप को स्वर्गपुत्र कहा करते थे, इसीलिए कुषाणों ने भी अपने आप को देवपुत्र कहना चालू कर दिया, ठीक है ना। और ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के माठ में ये भगवान के मंदिर के पास ये मूर्ति मिली है कुषाण शासकों की, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि देवताओं के तुल्य, देवताओं के बराबर है, ठीक है ना। और इसी तरीके से इन कुषाण शासकों के बारे में जानने का जो स्रोत है वो अपने सिक्के हैं सिक्के हैं, अभिलेख हैं, ठीक है ना, सिक्के हैं, अभिलेख है और मूर्तियां हैं, ठीक है ना, और साहित्य भी है। साहित्य के माध्यम से भी हम इन शासकों के बारे में जान सकते हैं। ये सिक्के, मूर्तियां, ये सारे के सारे जो हमारे साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है, इन सब के माध्यम से हम कुषाण शासकों को जान सकते हैं। कुषाण शासक इस चीज का प्रमाण है कि दैविक राजा के रूप में देवताओं के तुल्य बढ़ाने का, यानी कि अपने आप को राजा द्वारा देवताओं के तुल्य बताने का जो प्रमाण है, ये कुषाण शासकों में सबसे बेहतर देखने को मिलता है। प्रयाग प्रस्थि, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना की संस्कृत भाषा में, इसी को प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है कि राजा की प्रशंसा में लिखा गया जो भाषण होता है उसे प्रशस्ति कहते हैं।
ठीक है ना? तो इस समय क्या था ना कि मतलब जो कवि है, कवियों के द्वारा अपने राजा के बारे में भी बखान अतिशयोक्ति रूप में बढ़ा-चढ़ा के किया गया। ठीक है ना? जैसे हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त का राजकवि था, उसने समुद्रगुप्त के बारे में कहा कि बहुत ही पराक्रम था, ठीक है ना? शक्तिशाली था, उसके जैसा पृथ्वी पर कोई योद्धा ना था। तो इस तरीके से इस काल में अपने राजाओं के बारे में वो राजकवि के द्वारा भी इस तरीके से बढ़ा-चढ़ा बखान भी मिलता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो राजा है अपने आप को देवताओं के तुल्य मानते हैं, ठीक है ना? तो इसके जो आगे वाला जो चैप्टर अभी तो इतना ही, उसके बाद जो हम कल है, कल इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे, वरना परसों इस चैप्टर को मैं पूरा करा दूँगा, ठीक है ना? आगे हम जानेंगे किस तरीके से जो नगर आ जाता है, लोहे का प्रयोग बढ़ना चालू हो जाता है धीरे-धीरे, ठीक है ना? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग बढ़ना चालू हो जाता है और नगर व्यापार, शिल्प ये सब चालू हो जाता है, ठीक है ना? तब तक के लिए बाय-बाय और फॉलो कर ले नेक्स्ट वीडियो के लिए डीपीए क्लासेस को।